हेलो बच्चों, हम चालू कर रहे हैं हमारी क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर हम आज से चालू करेंगे हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप वाले पार्ट का चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम समझेंगे पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते कैसे। लेकिन क्या है बच्चों, वो पढ़ाने के पहले, पार्टनरशिप पढ़ाने के पहले मेरा ये मानना है कि आपको ना 11th की कुछ चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना। क्या है, अगर आपका 11th में कुछ चीजें कमजोर होंगी, क्योंकि अपन 12th तो चालू कर ही रहे हैं, लेकिन 11th की कुछ चीजें हैं, कुछ चैप्टर्स हैं अकाउंट्स के, जिसका नॉलेज बच्चे को होना बहुत जरूरी है। ये जो मैं 11th अभी पढ़ाया हूं बच्चों को, उनको भी मैंने हमेशा ही बोला है कि आप भले पूरी 11वीं ना पढ़े, लेकिन कुछ चैप्टर मेन है जो आपको बनना ही बनना चाहिए, जिसका यूज जो है हमारी 12th की अकाउंटेंसी में होगा। और अगर आप 11th के इन चैप्टर्स में वीक रहोगी तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। तो मेरा एक पहले आपको ये बताना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपको मालूम, देखो हर बच्चे को मालूम होता है मेरी लेवल कितना है, तो अगर आपको लगता है कि 11th के जो चैप्टर्स हैं जो मैं लिख रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर आपका आता है कौन सा, जर्नल एंट्री। तो बच्चों आपको जर्नल एंट्री के पूरे कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। जर्नल एंट्री कैसे बनती है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एसेट्स के रूल्स क्या होते हैं, पर्सनल रूल्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट क्या होता है। मतलब एक प्रकार से आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेशन एकदम सटीक तरीके से, बिल्कुल क्लियर तरीके से बनना चाहिए। ये बेसिक है, ये बेसिक है, क्योंकि 12th के पार्टनरशिप में आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज पूछी जाएगी और आप जर्नल एंट्री को अब रट नहीं सकते। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहां पास आपको जर्नल एंट्री पूछी जाएगी। एक चीज और बता दूं, आपको जो अकाउंट्स का पेपर आएगा उसमें जो 44 मार्क्स रहता है वो रहता है रिमेंबरिंग सेक्शन। रिमेंबरिंग सेक्शन का मतलब होता है कि भाई चलो आपने क्या किया, आपने याद कर लिया, रट लिया, लेकिन उसके बाद के जो आपके सेक्शंस जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो प्रैक्टिकलिटी, एनालिटिकली, मतलब आपको कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग तो रहना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पास आपको जर्नल एंट्री का नॉलेज बहुत जरूरी है। दूसरा है, जब ये जर्नल एंट्री को अपन पोस्ट करते हैं लेजर में, जर्नल एंट्री को हम पोस्ट करते हैं लेजर्स में, तो वो आपको नॉलेज बहुत जरूरी है होना कि लेजर क्या होते हैं, लेजर बनते कैसे हैं। जर्नल एंट्री को आप जब पोस्ट करोगे तो एक लेजर अकाउंट बनता है, वो बनता कैसे है, इसका आपको बेसिक रूल, बेसिक नियम एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब एक जर्नल एंट्री से लेजर बनाने की जो प्रक्रिया है वो एकदम आपको यहाँ पास क्लियर होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कह सकता हूं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको क्लियर होने चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से खर्चे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे हैं, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी में कौन कौन सी एसेट्स, कौन कौन सी लायबिलिटीज आती हैं। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले तो आपको एकदम जर्नल एंट्री क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो जर्नल एंट्री क्लियर होने के लिए, अगर आपकी ये क्लियर नहीं है बच्चों, तो पहले आप इसको क्लियर कर लेना, पहले आप इसको क्लियर कर लेना। लेजर अगर आपका क्लियर नहीं है तो पहले आप इसको क्लियर करना, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं है तो पहले इसको क्लियर कर लेना। अभी आपकी स्टार्टिंग है बच्चों, अभी आप अगर इसको क्लियर कर लोगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। तो ये मेरा उद्देश्य था बताना कि 11वीं पढ़ाने के पहले, 12वीं पढ़ाने के 12th आपकी स्टार्ट करने के पहले ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि 11th के कुछ चैप्टर हैं जिनका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। क्लियर है। तो हम ये आज से अपना ऑनलाइन, मतलब YouTube पे वीडियोस जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से कि हमारा पहला चैप्टर है, पहला वीडियो है अकाउंटेंसी का, जो कि किस पे आधारित है, पार्टनरशिप चैप्टर पे बेस्ड है। तो अब बच्चों अपन समझते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। तो आपको मैं पहले बता दूं, 11th क्लास जो थी हमारी, जो आपकी 11th क्लास थी, उसमें आपने जो अकाउंटिंग करी है वो किसकी करी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करी है। अब ये सोल प्रोप्राइटर होता क्या है, सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है सिंगल मालिक,
एक दुकान का एक मालिक, सिंगल ओनर, ओनर को ही बोलते हैं प्रोपराइटर। सोल का मतलब होता है सिंगल, सिंगल मालिक, सिंगल प्रोपराइटर, सिंगल ओनर। तो इसकी अकाउंटेंसी आपने 11th क्लास में सीख के आई हुई है। क्लियर है? इसके बाद अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो आपके शायद बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड होता है। देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, मैं मान रहा हूं कि आपने पढ़ा होगा, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हमारा एक फॉर्म आ जाता है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर दूसरा फॉर्म आ जाता है क्या पार्टनरशिप, फिर तीसरा फॉर्म आ जाता है क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर आपका आ जाता है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर आपका आ जाता है क्या पांचवा फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको अपन HUF कहते हैं। तो बच्चों, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग है वो आपको क्लास 11th में सिखा दी जाती है। इसके बाद आप जब क्लास 12th में आते हैं तो आपको सिखाई जाती है पार्टनरशिप और कंपनी की अकाउंटिंग। ठीक है ना? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और HUF को अगर अपन साइड में रख दें तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग और कंपनी की अकाउंटिंग ये आपको क्लास 12th में सिखाई जाएगी। और ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग है ये आप पहले से ही करके आए हुए हो क्लास 11th में। तो अब बच्चों, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में अंतर क्या होता है हम वो देख लेते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है बच्चों सिंगल मालिक, सिंगल ओनर। अब सिंगल ओनर और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अगर आप किसी से भी पूछोगे, अगर आप नॉर्मली किसी से भी पूछेंगे पार्टनरशिप होती क्या है, तो सामने वाला बंदा आपको एक चीज तुरंत बोल देगा, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको अपन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कहते हैं। फिर से क्या बोला मैंने? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि इन लोग पार्टनर हैं और जो इनका व्यापार है वो पार्टनरशिप बिजनेस है। तो पार्टनरशिप में यहां पर हमने ये समझा कि भाई पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप बिजनेस तो बनता है। ठीक है ना? तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है। अब बात आती है कि कोई भी आदमी सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप की तरफ जाता क्यों है? भाई एक बात बताओ, ये एक आदमी है, मान लो इसका नाम है अनमोल करके। अब अनमोल करके एक लड़का है, इसने कोई व्यापार चालू किया होगा, 50 लाख रुपए इसने यहां पास इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस में। अब एक पार्टनरशिप बिजनेस क्यों करेगा? ये पार्टनरशिप में क्यों जाएगा? कोई भी आदमी पार्टनरशिप में क्यों जाता है? आप बेसिकली अगर देखोगे तो बच्चों उसके ना कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। पहला फायदा ये रहता है कि आपको क्या मिल जाता है? कैपिटल मिल जाती है, पूंजी मिल जाती है। पूंजी कैसे मिल जाती है? देखो, अगर आप बैंक में जाओगे लोन लेने, अगर आप बैंक जाओगे लोन लेने और मान लो अब इसको व्यापार बढ़ाना है, ठीक है ना, इसको 50 लाख रुपए की जरूरत और है, अगर ये बैंक में जाता इसी पैसे को लेने, तो सबसे पहले इसको पर मंथ की क्या बन जाती? EMI बन जाती, प्लस जो ये पैसा लोन पे लेता उस पे इसको क्या देना पड़ता? उस पे इसको ब्याज और इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन वहीं अगर इसने एक नया पार्टनर ले आया तो ना तो इसको ब्याज देने की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसको EMI देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा चलो ये तो नहीं दे रहे हैं, पर इसका प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा भी तो हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आप एक नजर से देख रहे हो कि उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो आप दूसरी नजर से भी देखोगे तो उसको लॉस में भी तो हिस्सा लेना पड़ेगा। मतलब आप अगर बैंक से लोन लिए और मान लो आपका बिजनेस नहीं चला या आपका व्यापार नहीं चला, तो एक तो आपको लॉस भुगतना पड़ सकता है, बैंक को उनका पेमेंट रेगुलर करना पड़ सकता है। वहीं अगर आपने एक पार्टनर को ले आया तो आपको एक तो पैसा मिल जाता है, अगर लॉस होने के चांसेस हैं तो वो शेयरिंग मिल जाती है, आपको EMI और इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका व्यापार बढ़ता है। क्लियर है? ये चीज कह सकते हैं कि प्रॉफिट भी शेयर होता है। तो बच्चों, कुछ तो कर देना ही पड़ेगा ना सामने वाले को, तभी तो आदमी पार्टनरशिप में आएगा। तो यहां पर मैंने आपको समझाया कि सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में आदमी क्यों आता है। तो पार्टनरशिप में क्यों आता है वो हमने समझ गए। अब पार्टनरशिप बिजनेस क्या है वो भी हम समझ गए। जब एक आदमी व्यापार करता है तो उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। वहीं कहीं 2 या 2 से ज्यादा लोग, अब यहां पास मैंने बोला 2 या 2 से ज्यादा लोग,
तो अब आपके मन में आ रहा होगा कितने ज्यादा लोग, तो बच्चों यहां पास मैक्सिमम जो होता है वो होता है 50, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एज पर कंपनीज एक्ट मैक्सिमम 50 लोगों का रखा गया है। क्लियर है? अब देखिए इसकी अपन एक डेफिनेशन देख लेते हैं पार्टनरशिप की। तो बच्चों डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है बच्चों जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल के किसी काम को करने के लिए साथ में आते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? एसोसिएशन। तो पार्टनरशिप क्या होता है बच्चों? एसोसिएशन 2 या 2 से ज्यादा लोगों का, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का जो क्या हुए हैं? एग्री हुए हैं। क्या हुए हैं? एग्री। एग्री का मतलब सहमत हुए हैं। किस लिए सहमत हुए हैं? बिजनेस करने को सहमत हुए हैं। और किस लिए सहमत हुए हैं? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए सहमत हुए हैं। और तीसरी लाइन आती है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक पार्टनर एजेंट भी होता है तो एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है। अब ये होता क्या है? तो ये मैं आपको ये वाला पार्ट डेफिनेशन का भी आपको आके बताता हूं। क्लियर है? तो पार्टनरशिप तो हम समझ गए कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को करने के लिए आते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। वहीं हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन होती है कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन 2 या 2 से ज्यादा लोगों का हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब बच्चों ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दी, लेकिन एक डेफिनेशन आपको बुक में दी है जो कि ये है एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें एसोसिएशन की जगह क्या आ जाएगा? रिलेशन। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। क्या है? टीएस ग्रेवाल में वाली डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? रिलेशन। तो मैंने कहा वो भी यहां पर बता दूं, कल को आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर अपन इस डेफिनेशन, अब बच्चों क्या है कि अगर आपने डेफिनेशन समझ ली है, याद कर ली, तो इसी डेफिनेशन से आप फीचर्स निकाल सकते हो। आपको अलग से फीचर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? तो यहां पास देखो आप, सबसे पहले आ गया एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। तो पहला फीचर पार्टनरशिप का हो गया क्या? 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन। अब बच्चों फीचर का मतलब तो समझ में आता है ना आप लोगों को? फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो उसके गुण बताता है। फॉर एग्जाम्पल एक हाथी और एक जिराफ, दोनों में क्या अंतर है? तो हाथी सूंड होती है हाथी के पास, जिराफ के पास नहीं होती। जिराफ के पास लंबी गर्दन होती है, हाथी के पास नहीं होती। तो एक हाथी के गुण हैं, एक जिराफ के गुण हैं। तो गुण का मतलब होता है, फीचर का मतलब होता है गुण। फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स वो बताता है जो इस व्यापार में, पार्टनरशिप में क्वालिटी है और जो दूसरे में नहीं है, मतलब इसके गुण क्या है। क्लियर है? तो ये बता रहा है कि पार्टनरशिप में अगर ये गुण है तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। जिसमें पहला हमने देखा 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा बच्चों आता है क्या? सहमत होने चाहिए, एग्रीड। एग्रीड से एक वर्ड निकलता है क्या? एग्रीमेंट। एग्रीड से एक वर्ड क्या निकलता है? एग्रीमेंट। अब बच्चों जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रिटन एग्रीमेंट को ही क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। अभी मैं इसको एलैबोरेट करूंगा, अभी तो मैं सब पॉइंट्स निकाल रहा हूं, फिर इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। तो एक तो निकल आया 2 से ज्यादा लोग, दूसरा हो गया एग्रीड। एग्रीड से वर्ड आया एग्रीमेंट। याद रखना बच्चों, एग्रीमेंट के बारे में मैं भी बताऊंगा, पर कुछ बातें बता दूं। एग्रीमेंट की 2 मीनिंग होती है अगर आप गूगल में सर्च करोगे। पहली मीनिंग होती है कोई डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट हो गया 2 व्यापारियों के बीच में। वहीं एग्रीमेंट का एक मतलब और होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी एक बात पर सहमत हो जाएं। जैसे मान लो 4 दोस्त हैं, पहले 2 दोस्त बोलते हैं कि भाई मूवी चलना, 2 दोस्त बोलते हैं बाहर खाना खाने चलना, चारों फिर बाद में सहमत हो गए कि खाना खाने चलते हैं। तो इसका मतलब चारों के बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। एक एग्रीमेंट का मीनिंग ये भी होता है कि जब सारे लोग एक बात पर सहमत हो जाए तो मतलब उनके बीच में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। तो ये है वर्ड एग्रीमेंट, यहां पर इस मीनिंग को यूज किया गया। क्लियर है? डॉक्यूमेंटिंग नहीं। अब अगर आपने एग्रीमेंट की कंडीशंस, शर्तों को लिख लिया तो वो रिटर्न है, और रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। वहीं अगर आपने नहीं लिखा तो वो ओरल है। क्लियर है? चलो तीसरा,
बिजनेस। तीसरा फीचर बच्चों निकल के आ गया क्या, लॉफुल बिजनेस। क्या आ गया, लॉफुल बिजनेस। ठीक है, अब देखो चौथा फीचर निकल के आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और पांचवा फीचर में आपकी वाली लाइन आ जाएगी क्या, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां पर अपन लिख देते हैं कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बच्चों ये फीचर आपको समझ में आया, ये कहाँ से निकल के आए, इसी डेफिनेशन में से। क्लियर है। तो पहला फीचर क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग। अब यहाँ पास आपको मैं कुछ बात बता दूँ, यहाँ पास मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। वहीं मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम 50 है वो है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। मतलब इसका मतलब अगर आपको कल MCQ आया जिसमें आपको बोला गया मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, तो वहां पर लिखा रहेगा 50 एज पर पार्टनरशिप एक्ट या एज पर कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट का मतलब होता है जो पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप के व्यापार के लिए कानून बनाया गया। कंपनीज एक्ट का मतलब है जो कंपनीज के लिए कानून बनाया गया। तो ये पार्टनरशिप के कानून को ओवरराइड करता है कंपनी का कानून। तो कंपनी के कानून में लिखा है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50। तो ये बात आपको यहाँ पास ध्यान रखनी है। क्लियर है। एक बात और यहाँ पास आती है, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है क्या, तो इस बात को अपन बाद में लेते हैं। ठीक है ना, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ फिर उसी बात को अपन लेते हैं। दूसरा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मैंने भी आपको बताया, जब 2 लोग किसी एक बात पे सहमत हो गए तो इसका मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। यहाँ ये माना जाता है ओरल है। अगर वही एग्रीमेंट की सारी शर्तों को लिख लिया तो वही रिटर्न एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड। लॉफुल बिजनेस का मतलब है जो पार्टनरशिप आप करते हो, जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, वो इल्लीगल व्यापार के लिए नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बिजनेस होता है वो इल्लीगल व्यापार के लिए नहीं होना चाहिए। और फिर आपका आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये तो हमको पता है पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, शेयर होते हैं। और फिर एक आता है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बच्चों इसको मैं अलग से यहाँ पर लेके एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा जाता है। ठीक है ना, तो इसको मैं पहले यहाँ पास लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ फिर मैं हाँ तो बच्चों यहाँ पास आप देखोगे एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट मैंने अभी आपको बताया, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी एक बात पर सहमत हो जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। अगर आप जिस बात पर सहमत हुए हैं उन बातों को आपने कहीं लिखा नहीं है तो वो ओरल एग्रीमेंट है। मान लो भाई 2-4 लोग साथ में मिले, ये व्यापार करते हैं, पर उस व्यापार को करने के लिए एक ने बोला कि भाई मैं 20 लाख लगाऊंगा, एक ने बोला मैं 25 लाख लगाऊंगा, एक ने बोला मैं 50 लाख लगाऊंगा, मैं इतना प्रॉफिट में हिस्सा लेऊंगा। लेकिन उन्होंने ये सारी बातों को कहीं लिखा नहीं है, ये आपस में बात की और व्यापार करना चालू कर दिए। तो मतलब उनके बीच में भी ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट नहीं है। उस प्रकार का एग्रीमेंट जिसमें कोई भी बात को लिखा नहीं जाता है वो बन जाता है ओरल एग्रीमेंट। और जब उन्हीं बातों को आप एक कागज में लिख लेते हो, साइन कर देंगे तीनों पार्टनर, तो वो बन जाता है रिटर्न एग्रीमेंट। तो ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, रिटर्न एग्रीमेंट भी वैलिड है। ये बात ध्यान रखना, दोनों वैलिड है। अब बात यह है कि बच्चों इस पर ना क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, तो ये बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी कि रिटर्न एग्रीमेंट को एक नाम दिया गया है पार्टनरशिप में, जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड भी मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कि अगर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, अगर आप उसी एग्रीमेंट की शर्तों को लिख देते हो तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न एग्रीमेंट। वहीं अगर आप हमारे बीच में कोई व्यापार हो रहा है, व्यापार की शर्तों का मतलब आप समझना, शर्तों का मतलब देखिए, जैसे यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, पार्टनरों के नाम, फर्म का नाम, डिस्क्रिप्शन उनका, अगर आपने कैपिटल ज्यादा लगाई है तो उस पर ब्याज कितना कितना देना है, कौन कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, अगर किसी ने लोन दिया तो उसको ब्याज कितना दिया जाएगा। मतलब जो व्यापार में कंडीशंस होती है ना, शर्तें होती हैं।
अगर उन बातों को आपने कागज में लिख दिया और सारे पार्टनर ने उसको साइन कर दिया तो वो क्या बन जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट बन जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब इसको लिखना कैसे एग्जाम में, तो यहाँ कुछ पॉइंट मैंने लिखा है वो आप देखोगे। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट। पहला पॉइंट बोलता है कि पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस होता है, मतलब पार्टनरशिप का जन्म होता है, पार्टनरशिप बिजनेस पैदा होता है कैसे, ओरल एग्रीमेंट से या फिर रिटर्न एग्रीमेंट से, मतलब दोनों में से कोई तो एक रहेगा ही रहेगा। दूसरा पॉइंट में बोलता है कि भैया इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट, अब रिटन एग्रीमेंट कर लो, ज्यादा सही रहेगा, कोई डिस्प्यूट ना हो, सीधी बात है। कल को मान लो कोई आदमी कोई पार्टनर अपनी बात से मुकर गया तो फिर आप उस पर केस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सबूत ही नहीं रहेगा। क्या सबूत लोगे, रिकॉर्डिंग करके तो रख नहीं लोगे। तो यहां पर वही बोला कि भाई रिटन एग्रीमेंट लिख लो तो डिस्प्यूट से बचने में आसानी होगी। तो कोशिश ये करो कि रिटर्न एग्रीमेंट हो, उसी रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। दूसरा पॉइंट अपन ऐसा लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड में क्या होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट भी बन जाता है। और जब टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हो तो वो सारे पार्टनरों को इसमें साइन करना पड़ता है। क्लियर है ना, एक कागज लिए, कागज में सारी शर्तें लिखे और सारे पार्टनर ने साइन कर दिया, एक एक कॉपी अपने अपने पास रख लिए, ये हो गया अपना पार्टनरशिप डीड। क्लॉज का मतलब बच्चों इसमें बहुत सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं बुक में आपकी, लेकिन मैंने सारे क्लॉजेस को यहाँ नहीं लिखा है। आप सिर्फ इतना समझ लो कि इसमें क्या क्या शर्तें लिखी जा सकती हैं। तो ये था हमारा क्या, पार्टनरशिप डीड। वहीं बच्चों अगर अपन आगे बढ़े, यहां पर देखो एक फीचर था आपका, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इस फीचर को अगर आप समझोगे तो देखिए, सबसे पहले आप ऐसा मानिए कि क्या है, चलो इस फीचर को अपन समझते हैं। देखो एक कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान का ये मालिक है जो साइड में काउंटर पे बैठा है, वहीं इसके वर्कर है। अब मान लो एक कस्टमर आया, कस्टमरों को कपड़ा किसने दिखाया, इन वर्कर्स ने कस्टमर को क्या दिखाया, कपड़ा दिखाया। ठीक है, अब मान लो जब ये घर पहुंचता है तो कपड़े में क्या निकल गया, डिफेक्ट निकल गया। मान लो घर में पहुंचा तो पता पड़ा कि भाई उसकी चैन नहीं लग रही जीन्स की, या फिर जीन्स में कहीं तो भी फटा हुआ निकल गया, जो यहाँ पर उसने दुकान में ध्यान नहीं दे पाया। अब आप थोड़ा सा इस चीज की गंभीरता को समझो। मान लो शादी का दिन हो, शाम के शादी में इसको जाना हो, रात में शादी में रिसेप्शन में जाना हो, शाम के कपड़े खरीद के लाया और जब ये कपड़े आके पहन ही रहा था तो पता पड़ ले जीन्स की चैन नहीं लग रही है। अब सोचो इस बेचारे पे क्या बीतेगी, दुकान भी बंद हो चुकी होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर बच्चों इस कस्टमर अगले दिन गया लड़ाई झगड़ा करने। अब एक बात बताओ आप कि ये कस्टमर जो है झगड़ा किससे करेगा, इन वर्कर को पकड़ेगा कि तुमने मेरे को गलत चीज दिखाई है, तुम जिम्मेदार हो इस कंडीशन के लिए, कि ओनर को पकड़ेगा। तो बच्चों यहां पास इसका आंसर है कि जो कस्टमर है वो किसको पकड़ेगा, ओनर को पकड़ेगा। क्यों भाई, वर्कर को क्यों नहीं पकड़ेगा, ओनर ये भी तो बोल सकता है मैंने दिखाया क्या। देखिए वहां जो वर्कर काम कर रहे हैं वो ओनर के बिहाफ में काम कर रहे हैं, मतलब ओनर मेन रिस्पॉन्सिबल है पूरी दुकान का, वो तो इसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। कपड़ा डिफेक्ट नहीं है, ये जिम्मेदारी इसको रखनी है। क्लियर है। तो यहां पास ओनर और वर्कर के बीच का रिलेशनशिप आपको पता पड़ा। वर्कर का काम, वर्कर कोई भी काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, मालिक की होती है। मालिक जो काम करता है उसकी जिम्मेदारी तो मालिक की होती ही होती है। लेकिन अगर वर्कर कोई काम गलत कर दिया तो उस वर्कर के गलत काम की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, मालिक की होती है। ये वर्कर और मालिक के बीच का एक रिलेशन है। क्लियर है। इसी रिलेशन का यहां जिक्र हुआ है। तो यहां पर बच्चों मैंने एक लाइन लिखी, पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब हो गया मालिक, वर्कर का मतलब हो गया नौकर, वर्कर, एजेंट, जिसको अपन एजेंट बोलते हैं। ये बेसिकली इसी लाइन को फोकस करता है ये फीचर। ये बोलता है बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये एक्चुअली में ये समझाना चाहता है कि एक पार्टनर एजेंट भी होता है, वही एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है। अब वो कैसे, वो ऐसे होता है बच्चों की, मान लो दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है ए, एक पार्टनर का नाम है बी। अब मान लो दुकान में ए बैठा था, बी नहीं बैठा था, तो ए ने जो भी काम किया, ए ने किसी से एग्रीमेंट किया, ए ने किसी से गुड्स लिया, ए ने किसी को गुड्स बेचा, मान लो वो डिफेक्ट निकल आया, जिसने जब इसने गुड्स बेचा था, जिसको भी इसने गुड्स बेचा था, जब वो गुड्स वापस करने आया तब दुकान में कौन मौजूद था, बी मौजूद था।
तो यहां पर बी ए तो नहीं बोल सकता कि भाई ये जिम्मेदारी ए की है, ये बी नहीं बोल सकता। उसके पीछे ये रिलेशनशिप बताया गया है। ये बताया गया है कि जब दुकान में ए बैठे हैं, बी बैठा नहीं है, तो उस केस में जो ए है वो क्या बन जाता है, एजेंट, और वहीं बी क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। मतलब ये जो भी काम करेगा इसकी जिम्मेदारी बी की भी रहेगी। वहीं अगर दुकान में बी मौजूद है तो फिर बी क्या बन जाएगा, बी एजेंट बन जाएगा, और वहीं ए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। मतलब दुकान में जब कोई पार्टनर है तो उस केस में वो एजेंट बन गया, मतलब वो जो भी काम करेगा उसकी जिम्मेदारी उस पार्टनर की रहेगी जो दुकान में नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए पार्टनर को एजेंट भी बोला जाता है और प्रिंसिपल भी बोला जाता है। और यहीं से शब्द एक लाइन होती है, पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। तो पार्टनर एजेंट भी है, मतलब नौकर भी होता है, वहीं पार्टनर प्रिंसिपल मतलब मालिक भी होता है। उसके पीछे ये लॉजिक है एक्चुअली में कि भाई वर्कर जो भी काम करेगा उसकी जिम्मेदारी मालिक की रहेगी। उसी प्रकार से अगर दुकान में ए बैठा है तो ए जो भी काम करेगा उसकी जिम्मेदारी बी की भी रहेगी। वहीं अगर बी दुकान में बैठा है तो बी एजेंट बन गया और बी के काम की जिम्मेदारी ए की भी रहेगी। तो एक प्रिंसिपल बता दिया गया है, फॉर्म किया गया है यहां पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। और एक पूरा फीचर यहां पर बनता है, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो तीनों लोग साथ में व्यापार में बैठे हैं, या फिर एक आदमी जो व्यापार कर रहा है वो उसके कर्तव्य के लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो सबके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। क्लियर है? अगर मान लो 4 पार्टनर दुकान में बी बैठा है तो बी के काम की जिम्मेदारी ए बी सी डी तीनों की रहेगी, सी डी और ए तीनों की रहेगी। ये बात ध्यान रखिए आप। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा कि पार्टनर क्यों एजेंट भी है और पार्टनर क्यों प्रिंसिपल भी है। और ये था आपका पार्टनरशिप डीड। अपन देखते हैं कि राइट्स ऑफ अ पार्टनर।